हेलो बच्चों, मैं के वर्मा। आप देख रहे हैं के फिजिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट में जरूर आता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले इस टॉपिक से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमें न्यूमेरिकल करने में काफी हेल्प मिलेगी। चलिए फिर शुरू हो जाते हैं। चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। जैसा मैंने अभी कहा था कि कुछ फॉर्मूलों को, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हम लेते हैं स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस ये क्या है बेसिक, इसको पहले समझते हैं। तो ये है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, लिख लेते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बात करते हैं यूनिट की। तो जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डायमेंशन ml-1 t-2। तो ये तो बेसिक स्ट्रेस की मीनिंग हो गई। अब ये जो स्ट्रेस है ये दो प्रकार का होता है, एक है नॉर्मल स्ट्रेस और एक टेंजेंशियल स्ट्रेस। ओके, चलो समझ लेते हैं ये क्या होते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस पहला लेते हैं। जिसे आप परपेंडिकुलर स्ट्रेस भी कह सकते हैं, सिग्मा से मान लो हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये नॉर्मल अपॉन एरिया। ओके, और दूसरा हमारा होता है टेंजेंशियल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ओके, तो जब इसकी हम बात करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला है पैरेलल अपॉन एरिया। तो ये दो तरीके से इसको डिफाइन किया गया स्ट्रेस को। तो अब ये किस तरीके से काम करते हैं इस फॉर्मूले को, हम क्या मतलब निकाले, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, पैरेलल का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। चलिए देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये हमने एग्जांपल लिया, एक रॉड दिया है, ये इस तरीके का रॉड है, ठीक है। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो किसी एंगल पे लग रहा है, सपोज थीटा पे। तो पहला एक काम कर लेते हैं, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ये पहला फोर्स जो बनेगा ये एफ कॉस थीटा, दूसरा जो फोर्स बनेगा वो एफ साइन थीटा। अब मुझे यहाँ देखना है कि कितना इस पे स्ट्रेस होगा, वो भी लॉन्गिट्यूडनल कितना होगा, टेंजेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टेंजेंशियल। चलिए ये निकालते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। ओके, तो टेंजेंशियल का लिए फॉर्मूला हमने बताया था पैरेलल अपॉन एरिया होता है। ओके, तो पैरेलल जो सरफेस एरिया के, ये जो एरिया है ये सरफेस है, इसके जो पैरेलल हो, टेंजेंट बनाते हुए, जैसे ये टेंजेंट बनाते हुए फोर्स है हमारे पास। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा एफ साइन थीटा अपॉन ए। दूसरा हमने कहा था नॉर्मल स्ट्रेस। तो इसमें हमने कहा था परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया लीजिएगा। तो जो सरफेस है इसके जो परपेंडिकुलर बने फोर्स, जैसा ये परपेंडिकुलर है, कितना है एफ कॉस थीटा और अपॉन ए। तो ये हमने स्ट्रेस को डिफाइन किया। लेकिन अब यहाँ पर आप ये मत याद कर लीजिएगा तो पैरेलल में साइन थीटा होगा या इसमें कॉस थीटा होगा, ये बदल भी सकता है। देखिए दूसरे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं इस चीज को। जैसे प्लेट दी हुई है, सपोज ऐसे ये एक प्लेट दी है, ये दिया है, ठीक है। ये सरफेस है इस तरीके से और फोर्स ऐसे लग रहा है। अब देखिएगा,
अब फोर्स ऐसे लगाया जा रहा है, थोड़ा सा एंगल बनाते हुए, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक फोर्स जो ये लगेगा इसको आप कहेंगे एफ कॉस थीटा, और जो ये है इसको जो आप नाम देंगे, इसे आप नाम देंगे एफ साइन थीटा। क्लियर, ये एरिया है। अब हम बात करते हैं पहले नॉर्मल की, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया की हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। तो जरा देखिए परपेंडिकुलर फोर्स कौन है। अब देखो सरफेस एरिया ये है, इसके परपेंडिकुलर ये फोर्स लग रहा, तो यहां पर आ गया एफ साइन थीटा अपॉन। देखिए अभी पिछले केस में आपने देखा था कि साइन थीटा कहाँ चला गया था, पहले वाले केस में चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि साइन थीटा लिया जाएगा, कॉस थीटा लिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है केस कैसा है। ठीक है, देखिए इस बार जो लॉन्गिट्यूडिनल या टेंजेंशियल स्ट्रेस है वो इसमें अब क्या साइन आएगा, कॉस थीटा आएगा। दूसरा ले लेते हैं केस टेंजेंशियल स्ट्रेस इक्वल टू एफ कॉस थीटा अपॉन ए। तो ये पहला फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए स्ट्रेस का। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होगा। ओके, इसको आप नोट कर लें। तो सेकंड फॉर्मूला नंबर 2 स्ट्रेन। ओके, डेल्टा एल बाई एल लिख सकते हैं, या डेल्टा ए बाई ए लिख सकते हैं, या डेल्टा वी बाई वी लिख सकते हैं। ये लेंथ है, ये एरिया है, ये वॉल्यूम है। यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ओके, तो ये दो फॉर्मूले हो गए। अब तीसरा फॉर्मूला हम लेते हैं इलास्टिसिटी, जिसको हम लिखेंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, तो इसमें जो पहला केस हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको आज हम यूज करेंगे वो है यंग मॉडुलस। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास एफ बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल। ओके, इसे y से डिनोट करते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं एफ एल अपॉन डेल्टा एल ए। अब देखिए यहां से एक फॉर्मूला, बेस्ट फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं, जिसको हम कहेंगे डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। इसी को हम नाम देंगे, इसे कहेंगे एलोंगेशन। आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इसी पर बेस्ड होंगे, एलोंगेशन पर बेस्ड होंगे। तो ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमने कुछ ले लिए, डिस्कस किए। आज हम इन्हीं फॉर्मूलों पर बात करेंगे। जितने भी आज क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे और इनका हम यूज सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कंप्यूट द एलोंगेशन ऑफ स्टील एंड द ब्रास वायर्स। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 9.5 क्वेश्चन है। ये देखिए एक सेटअप पूरा दिया गया है। एक वायर है, जो पहला वायर है जो स्टील का है, दूसरा वायर है वो ब्रास का है। इसकी जो लेंथ दी गई 1.5, इसकी जो यंग मॉडुलस है 2 × 10⁻11, इसका जो मास दिया है वो 4 है, और इसका जो मास दिया है वो 6 है, और जो ब्रास उसकी लेंथ दी हुई है उसका यंग मॉडुलस दिया हुआ। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया यहाँ पर कि दोनों वायर में कितना कितना एलोंगेशन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा समझ लीजिएगा। तो चलिए एलोंगेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो एलोंगेशन का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। ओके, अब देखिए ए मतलब वायर का एरिया, वाई मतलब उसी वायर का यंग मॉडुलस, और एल का मतलब उसी की लेंथ जिसमें हम एलोंगेशन देख रहे हैं, और एफ का मतलब है फोर्स जो एलोंगेशन कर रहा है। तो अगर हम बात करें स्टील वायर को अगर एलोंगेट कर रहा है कोई, तो दोनों लोग मिल के कर रहे हैं। 4 kg एंड 6 kg दोनों लोग जब फोर्स नीचे की ओर लगाएंगे तो इसके वायर की लेंथ में क्या जाएगा, चेंज आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फॉर्मूले के साथ देखें और तो हम एफ को लिख सकते हैं mgl बाई ए वाई। तो यहाँ m का मतलब क्या है, m का मतलब टोटल मास सिस्टम का। तो चलिए पहले डेल्टा एल स्टील निकालते हैं। तो जब डेल्टा एल निकालेंगे तो ये आपका होगा m1 प्लस m2 GL बाई एरिया का फॉर्मूला अभी ओपन कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। वैल्यू रख देते हैं। तो पहले वैल्यू कितनी है 4 प्लस 6 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू लेंथ पहले वायर के लिए कितना दिया है 5 अपान पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 इंटू
आर रेडियस 0.125 इंटू 10 की पावर -2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू यंग मॉडुलस जो हमको दिया है वो है 2 इंटू 10 की पावर 11। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। ओके, तो ये स्टील के लिए इलॉन्गेशन हो गया। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा और आराम से आंसर आ जाएगा। क्लियर? आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लें और इसे नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा कैलकुलेट करते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है ब्रास के अंदर। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अब ब्रास की जब हम बात करें, जरा देखिए वायर में ब्रास को अगर लेंथ कोई दे रहा है तो केवल एक ही मास देगा। इसका मतलब कितना 6 देगा। तो चलिए देखिए, डेल्टा एल हम ब्रास में निकालने जा रहे हैं। तो मास हमारा यहाँ सिंगल मास होगा कितना 6 इंटू 9.8 इंटू लेंथ हमको कितनी दी हुई है 1 दी है। एरिया आपका वही होगा पाई आर स्क्वायर इंटू वाई वैल्यू रखते हैं। तो 6 इंटू 9.8 अपान 3.14 रेडियस दोनों की कॉमन है इसलिए यही रखिएगा। 10 की पावर -2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू इसके लिए यंग मॉडुलस दिया गया है 0.91 इंटू 10 की पावर 11। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो आएगा 1.3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। देखिए सॉल्व हो गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं, बट एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए। तो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, द लेंथ ऑफ अ मेटल वायर इज L1 when the tension in it T1 and L2 when the tension is T2. The unstretched natural length of the wire is। देखिए, एक वायर दिया गया है जिसमें पहले जो टेंशन दिया गया है उसमें T1, तो उसमें जो लेंथ में चेंज आ रहा है वो L1 हो जाता है, और जब उसे टेंशन T2 दिया जाता है तो उसकी लेंथ बढ़कर L2 हो जाती है। तो आपसे पूछा गया अनस्ट्रेच लेंथ बताइए, मतलब नेचुरल लेंथ बताइए, L इनिशियल लेंथ आपको बतानी है। तो देखिए, आप इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, तो इसका एक ही तरीका है कि देखिए, इस क्वेश्चन में साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा कि वायर के नेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब उसी वायर में बारी बारी से काम हो रहा। पहले T1 दिया गया टेंशन तो L1 आ गया, और जब T2 दिया गया तो L2 आ गया। इसका मतलब है पहली कंडीशन में या दूसरी कंडीशन में उसके यंग मॉडुलस में कोई चेंज नहीं आया। तो चलिए यंग मॉडुलस को कॉमन रखते हैं। दोनों केस में यंग मॉडुलस का फॉर्मूला जो है सेम। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि टेंशन 1 L1 अपान L कॉमन है दोनों की इनिशियल, और ये आपका हो गया एरिया 1, और दूसरा फॉर्मूला डेल्टा L। ओके, दूसरा L2 L अपान A2 डेल्टा L। एरिया भी मेंशन नहीं, इसका मतलब एरिया भी इसका सेम रखे ना, ये भी रखिएगा। डेल्टा L का मतलब क्या है, कितना चेंज आया। चेंज कैसे पता लगाया जाए, तो जितना बढ़ गया, जैसे सपोज हमने पहले केस में L1 बढ़ाया है, तो ये आपका L1 से अगर L फाइंड करेंगे तो ये आपका डेल्टा L1 आ जाएगा। अगर हम L2 निकालना चाहते हैं तो L2 में से L माइनस करेंगे तो डेल्टा L2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम L1 नाम दे देते हैं, इसको L2 नाम दे देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, तो ये बना T1 अपान L1 की वैल्यू रखिए, तो ये बना L1 माइनस L इक्वल टू T2 अपान L2 माइनस L। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये है T1 L2 माइनस T1 L। इसको सॉल्व करेंगे तो T2 L1 माइनस T2 L। आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आप बात करिए। देखिए ऑप्शन क्या है हमारे पास, देखिए ये ऑप्शन थर्ड टैली करेगा। देखिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको इधर भेज दीजिए, उसको इधर भेज दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा T2L माइनस T1L, और ये आपका रहेगा T2L1, ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा T1L2। अब देखिए यहीं से टैली हो रहा है कि T2L1 माइनस L2 T1, बाकी यहाँ कॉमन लेंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए इधर साइड में कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास आया L कॉमन हो जाएगा, तो ये बनेगा T2 माइनस T1, और ये हमारा T2L1 माइनस T1L2। ओके, L इक्वल टू T2L1 माइनस T1L2 अपान T2 माइनस T1।
तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया था? थर्ड ऑप्शन क्लियर सही हो जाएगा। और ये आपसे पूछा गया था उड़ीसा जी 2010। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से सॉल्व होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया गया है। फाइंड द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इन बोथ वायर, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच वायर इज 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर, यंग मॉडुलस 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन ये दिया गया है, सेटअप दिया है। जब देखिए 2 वायर दिए गए हैं, आपको दोनों वायर में उसकी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलते हैं बात करते हैं। पहले तो फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको मालूम है कि लॉन्गिट्यूडिनल जब स्ट्रेन की हम बात करने लगेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला है डेल्टा एल बाई एल। ओके, दूसरा फॉर्मूला हमने एलांगेशन का फॉर्मूला लिखाया था कि क्या होता है एलांगेशन का फॉर्मूला। तो डेल्टा एल इक्वल टू आपको याद होगा एफ एल अपॉन ए वाई। ओके, अब देखिए इस केस में जो उसका एरिया है वो दोनों का कॉमन है, यंग मॉडुलस भी दोनों का क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि पहले वायर में, अपर वायर की हम बात करने जा रहे हैं। तो स्ट्रेन हम देखने जा रहे हैं इन अपर वायर। क्लियर, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, मतलब डेल्टा एल बाई एल फाइंड करना है। तो डेल्टा एल तो दिख रहा है, एल निकालना है। तो देखिए डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू हमारा बचेगा क्या, एफ बाई ए वाई। क्लियर, अब यही चीज जो है हमारे पास है, इसी को हम नाम देंगे स्ट्रेन, जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कह सकते हैं। अब बात आती है ये है क्या, तो इस वायर को अगर लेंथ देगा, एलांगेशन देगा, दोनों लोग मिलके देंगे 1 kg है 2 kg। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एम जी अपॉन ए वाई। एम जी वैल्यू रखते हैं, एम 2 + 1 इंटू 10 अपॉन एरिया आपको दे रखा है 0.005 इंटू 10 के पावर एरिया मीटर में बनाएंगे तो 4 हो जाएगा, इंटू आपको y दे रखा है 2 इंटू 10 के पावर 11। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा, देखिएगा ये आप काट देंगे 5 हो जाएगा, ये हो गया 3 इंटू 5। इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 इंटू 10 की पावर 3 स्टेप आगे जाएंगे तो -7 इंटू 10 की पावर 11। ये 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर, जब ऊपर जाएगा तो इसको देखिए बैलेंस कर लीजिए, 7 ये -4 बन जाएगा। ओके, अब हम निकाल क्या रहे थे, स्ट्रेन निकाल रहे हैं, तो पक्का है इसकी कोई यूनिट भी नहीं होगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, तो देखिए ये अपर वायर में हमने कैलकुलेशन कर लिया, बहुत इजी। और मास का यहाँ गेम है, मास को ही समझना है कि अगर ऊपर वायर में एलांगेशन कोई देगा तो दोनों मास मिलकर देंगे। अगर नीचे की हम बात करने जाएंगे, अभी जब नीचे वायर में हम निकालेंगे तो केवल एक ही मास है जो 1 kg ही इसको एलांगेट करेगा और उसके जरिए स्ट्रेन क्रिएट होगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर हम अपर के बाद लोअर वायर में स्ट्रेन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं। तो स्ट्रेन इन लोअर वायर। ओके, एलांगेशन के फॉर्मूले से लिखेंगे। अभी हम लोगों ने बात की एफ एल अपॉन ए वाई, इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल। एफ की वैल्यू डालते हैं, एफ का मतलब है यहाँ पर एम जी अपॉन ए वाई। क्लियर, चलो वैल्यू रखते हैं। अब देखिए इस वायर की बात कर रहे हैं तो इसमें केवल एक ही मास यूज होगा, 1 इंटू 10। एरिया हमारे पास कितना था, 0.005 इंटू 10 की पावर -4 इंटू वाई, तो वही कॉमन है 2 इंटू 10 की पावर 11। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 5, तो 5 अपॉन, इसको सॉल्व कर लिया जाए, 5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 11। ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा 10 की पावर 4। और ये हमारा स्ट्रेन है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ओके, देखिए कितना इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको आप दोबारा जरूर करिएगा और अच्छे से समझ जाएंगे आप। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्या दिया गया हो देखिए,
कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ द रॉड इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन में पहली कंडीशन ये बता दी गई है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि जो रॉड है हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहना चाहिए, पहली बात। आगे क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ वायर ए एंड बी। एक सेटअप दिया गया है जिसमें चलो समझ लेते हैं क्या क्या दिया है हमें। दो वायर है, एक ए वायर है और एक वायर हमारे पास बी है। इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ एल है, इसका एरिया 2a और इस वायर का एरिया 4a। इस पे जो फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर ये F, और यहाँ जो फोर्स लग रहा है ये जो फोर्स है 3F है, जो यहाँ पर फोर्स है वो F है। और इसका यंग मॉडुलस दोनों वायर का जो दिया गया है वो A एंड YA एंड YB दिया। यहाँ पर एक मास को हैंग कर दिया गया। क्लियर? ओके। अब बात आती है जो ये रॉड दिया है इसका कोई मास नहीं दिया गया। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि रेशियो में फाइंड करना है तो हमें पहले केस को समझना होगा कि हम किसको कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखिए क्वेश्चन में हिंट दी हुई है ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब क्या है, वही हॉरिजॉन्टल कब हो सकता है, जब दोनों वायर में एलोंगेशन सेम होना चाहिए। अगर दोनों में एलोंगेशन अलग अलग हुआ तो कभी भी रॉड हॉरिजॉन्टल नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि इसमें जो डेल्टा L1 होगा, जो इसका डेल्टा L1 होगा, वो दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं फिर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि L1 और L2 दोनों वायर में, जिसकी हम बात करते हैं, चलो इसको A नाम दे देते हैं, इसको नाम हमने क्या दे दिया, B। ठीक है, बस क्वेश्चन हो गया। अब सॉल्व करना रह गया। देखिए इलॉन्गेशन का फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लीजिए, हमने इसीलिए न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ फॉर्मूले को रिवाइज किया था, अब उनका यूज करने की बारी आ गई। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स मतलब F1, या हम इसको नाम दे देते हैं, कितना है में फोर्स F है। L होता है, L कितना दिया है, L दिया हुआ है। एरिया आपका कितना है 2a, और इसका यंग मॉडुलस कितना दिया है YA। ओके, दूसरा चलिए नोट करते हैं। इसके लिए जब फोर्स की बात करेंगे तो कितना होगा, 3F होगा, लेंथ सेम ही दे रखी है, और इसका जो एरिया दिया है वो कितना दिया है, 4a दिया है, और इंटू YB। बस क्वेश्चन हो गया। नोट करिए, चालू करिए। देखिए FF LL, A से कैंसिल हो गया। अब इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो 4 बाई कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू YA अपॉन YB से काटेंगे 2, ये 3, तो YA रेशियो YB इक्वल टू कितना आएगा 2:3। क्वेश्चन हो गया। ओके, इम्पोर्टेंट कितना देखने में डरावना सा और कितने इजी तरीके से हो गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम जाते हैं 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, 5 में चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले 5 क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है, कहा गया है फाइंड आउट द पोजीशन अलोंग द रॉड एट विच अ वेट में बी हैंग टू प्रोड्यूसेस। पहला पार्ट में कहा गया इक्वल स्ट्रेन इन बोथ एंड इक्वल स्ट्रेस इन बोथ। देखिए क्वेश्चन का सेटअप पूरा नीचे दिया गया है। ये 2 वायर दिए गए हैं, जरा यहाँ पर देख लीजिए। ये एक सपोर्ट है, इससे 2 वायर दे रखे हैं। एक तो स्टील का वायर दिया और एक इसका दिया गया ब्रास का। ठीक है, स्टील के लिए जो एरिया दिया है 10⁻³ है, जो ब्रास के लिए एरिया दिया गया है वो 2 × 10⁻³ इसका जो यंग मॉडुलस दे रखा है वो 2 × 10⁻11, और इसका जो यंग मॉडुलस दे रखा है 1 × 10⁻11। इसकी जो लेंथ है, लेंथ दोनों की सेम है, और यहाँ पर जो टेंशन है, जो ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है वो T1, और यहाँ पर जो टेंशन लग रहा है T2 लग रहा है। ठीक है, तो अब देखिए पहले केस को पहले सॉल्व करते हैं, इक्वल स्ट्रेन इन बोथ। अब ये क्वेश्चन पिछला है क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया थोड़ी देर पहले। मतलब क्या, सुनिए, स्ट्रेन कब इक्वल हो सकता है, जब उसका एलोंगेशन इक्वल होगा, क्योंकि स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा L बाई L। L तो उसकी नेचुरल लेंथ है, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि दोनों की देखो नेचुरल लेंथ सेम दे रखी है। तो कहाँ पे चेंज आ सकता है स्ट्रेन में लाने के लिए, इसका अंदर एलोंगेशन अगर चेंज हो जाए तो उसकी स्ट्रेन में चेंज आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें इक्वल स्ट्रेन रखना है तो उसका एलोंगेशन हमें क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2। चलो नेमिंग कर देते हैं। पहला वाला स्टील है तो इसको नाम दे देते हैं स्टील, और दूसरा वाला ब्रास है तो इसको नाम देते हैं ब्रास। ओके, चलिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं FL अपॉन AY। दूसरी तरफ भी हम लिख सकते हैं FL अपॉन AY। क्लियर? चलिए वैल्यू रखते हैं। देखो फोर्स का मतलब यहाँ टेंशन फोर्स है, तो पहले वाले में जो टेंशन है उसको हम लिख लेते हैं, ये आपका T1 है। जो दूसरा वाला है उसके में हम लिख देते हैं ये T2 है। ठीक है, पहले वाले का एरिया चलो वैल्यू रख देते हैं। देखो L दोनों में कॉमन है, इसलिए T से L से L कैंसिल हो जाएगा, तो T1 अपॉन
ए की वैल्यू कितनी दी है 10 इंटू 10 की पावर -3, यंग मॉडुलस पहले केस में 2 इंटू 10 की पावर 11। यहाँ चलिए इसका एरिया कितना दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1 इंटू 10 की पावर 11। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, साफ साफ दिखता है T1 इक्वल टू क्या आया T2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, मतलब इसकी मीनिंग क्या है कि अगर टेंशन बराबर है इसका मतलब क्या हुआ। आपको पोजीशन बताना है कि इस बेट को कहाँ रखा जाए जिससे कि दोनों का टेंशन सेम आ जाए। तो बहुत क्लियर है, अगर दोनों में टेंशन सेम आ रहा है तो पक्का है जो बेट है वो दोनों के मिड पॉइंट पे ही रखा जाएगा, तभी दोनों वो टेंशन सेम हो सकता है। अगर मान लो इधर की तरफ बढ़ा देंगे तो T1 बढ़ जाएगा, अगर इधर की तरफ बढ़ा देंगे तो T2 बढ़ जाएगा। और जबकि क्वेश्चन में सोल्यूशन में रिजल्ट आ रहा है कि दोनों का टेंशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसकी सीधी सी मीनिंग है कि ये जो बेट हम जिसको पोजीशन देना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही कहा गया कि बेट की क्या पोजीशन होनी चाहिए, तो पोजीशन कितनी होनी चाहिए कि T1 T2 सेम हो जाए। तो बताइए मिड पॉइंट पे जाएगा, और मिड पॉइंट के लिए हम लिख सकते हैं x इक्वल टू कितना 1 मीटर। तो ये आपका हो गया आंसर। ओके, तो पिछले क्वेश्चन की देखिए कहाँ क्वेश्चन पूछा गया, उड़ीसा जी में पूछा गया 2008 में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 9.18 नंबर। देखिए बुक देख लीजिएगा, बस डेटा हमने थोड़ा सा चेंज किए हैं और ये दोनों टॉपिक दे रखे हैं उसमें। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें पार्ट सॉल्व करते हैं। इक्वल स्ट्रेस इन बोथ, दोनों में कितना स्ट्रेस सेम रहे और तब हमें इस पोजीशन को डिफाइन करना है। ओके, जो देखते हैं। तो चलिए पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 में कहा गया इक्वल स्ट्रेस इन बोथ। तो एक कंडीशन ले लेते हैं कि इक्वल स्ट्रेस इन बोथ वायर। चलिए, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया कितना, टेंशन 1 अपॉन एरिया 1, टेंशन 2 अपॉन एरिया 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो टेंशन 1 अपॉन एरिया पहले में कितना दे रखा है 10 की पावर -3, और दूसरे केस में जो हमें दे रखा है वो दे रखा है आपको 2 इंटू 10 की पावर -3। इसको कैंसिल कर देंगे तो T1 इक्वल टू T2 बाई 2। अब देखिए हमारे पास ये कंडीशन आ गई है कि जो मेरा फोर्स है अब दोनों में अलग अलग आ गया। अगर हम स्ट्रेस को इक्वल कर देते हैं तो टेंशन जो T1 है वो T2 का हाफ है। अब हमें पोजीशन पता लगानी है, तो पोजीशन पता लगाने का एक ही कंडीशन, देखो हॉरिजॉन्टल है, पोजीशन अगर लाना है तो हमें टॉर्क का कांसेप्ट लेना होगा, मतलब फोर्स का कांसेप्ट लेना होगा, क्योंकि ये रोटेट करेगा। अगर किधर भी टेंशन ज्यादा हो तो इस तरीके से रोटेट करेगा। तो इक्विलिब्रियम का केस लेकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो देखते हैं कैसे। तो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, इसको ऊपर से हटा देते हैं, रफ कर देते हैं। तो टेकिंग टॉर्क अबाउट अ पॉइंट सी, और कॉन्सेप्ट हमें लेना है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, ये मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इस पे बात करते हैं। तो अब देखिए ये सी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो इधर का टॉर्क जानते ही, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, तो ये फोर्स हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। तो टॉर्क लेंगे T1 इंटू एक्स इक्वल टू, दूसरा जो बचा इतना कितना T2 इंटू 2 माइनस एक्स। अब हम करेंगे क्या, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, और ये सॉल्व हो जाएगा। चलो रखते हैं, T1 की वैल्यू रख देते हैं, T2 बाई 2 इंटू एक्स इक्वल टू, अब इसे हटा देते हैं, T2 2 माइनस एक्स। ओके, T2 कैंसिल, x अपॉन 2 इक्वल टू 2 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए तो 4 माइनस 2x ये इधर जाएगा, ये 3x अपॉन 4, और x इक्वल टू कितना आएगा 4/3 मीटर। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करके बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसे आप बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं।
इस पे एक वीडियो हम और लेकर आएंगे जिसमें हम कुछ बचे हुए क्वेश्चन, अभी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट था नीट एंड जे मेंस के नजरिए से। बट हमने सारे क्वेश्चन, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सके क्योंकि अगर सभी क्वेश्चन लेते तो ये वीडियो काफी लॉन्ग हो जाता। आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा कि उनको भी कुछ ना कुछ इस टॉपिक से कुछ हेल्प मिल सके। थैंक यू।